एक ऐसा गैंग जो पुलिस से नहीं डरता था, एक ऐसा जासूस जो कानून से ज्यादा अपनी सनक पर चलता था, और एक ऐसी चोरी जिसे सुनकर पूरी दुनिया दंग रह गई। सोचो, अगर कोई चोर बैंक का पैसा नहीं बल्कि वो पैसा चुराए जिसे दुनिया कचरा समझती हो, तो क्या होगा? आज की इस कहानी में गोलियां भी चलेंगी, दिमाग भी चलेगा, और आखिर तक आपको समझ नहीं आएगा कि असली शिकारी कौन है। आज हम बात करने वाले हैं डेन ऑफ थीव्स के बारे में। ये कहानी है लॉस एंजल्स के सबसे खतरनाक लुटेरों की, जो शहर के बड़े बड़े बैंकों को लूटकर पुलिस की नींद उड़ा देते हैं। लेकिन उनके लिए असली मुसीबत तब शुरू होती है जब उनके पीछे पड़ जाता है एक सनकी और बेहद खतरनाक जासूस। कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजल्स शहर से, जहां सुबह सुबह एक डोनट शॉप के बाहर एक सिक्योरिटी ट्रक खड़ा होता है। ट्रक के ड्राइवर अंदर नाश्ता करने गए हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, अचानक कुछ हथियारबंद लोग उन पर बंदूक तान देते हैं। वो लोग ड्राइवरों को पीछे हटने के लिए कहते हैं ताकि ट्रक को आसानी से लेकर भाग सके। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन तभी गैंग का एक सदस्य घबरा जाता है और गलती से एक गार्ड पर गोली चला देता है। बस गोली की आवाज सुनते ही पूरा इलाका पुलिस सायरनों से गूंज उठता है। अब ये चोरी सीधी जंग में बदल चुकी थी। चारों तरफ गोलियों की बरसात होने लगती है। चोर भी अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और पुलिस भी जवाब देती है। काफी देर तक भयानक गोलीबारी चलती रहती है। कई पुलिस वाले मारे जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। इसके बाद वो लोग किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि लॉस एंजल्स पुलिस इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। तभी हम गैंग के एक सदस्य को देखते हैं जिसका नाम है मैक। मैक ने पुलिस का रेडियो सिस्टम हैक कर रखा होता है, इसलिए उसे हर पल पता चल रहा होता है कि पुलिस कितनी दूर है और कब पहुंचने वाली है। वो तुरंत अपने साथियों से कहता है, अगर जिंदा बचना है तो अभी निकलना होगा। इसके बाद पूरी गैंग तेजी से वहां से भाग निकलती है और साथ में उस सिक्योरिटी ट्रक को भी ले जाती है। थोड़ी देर बाद हम गैंग के असली लीडर से मिलते हैं, जिसका नाम है रे। रे पहले मरीन फोर्स में था। उसके साथ उसका खास साथी भी सेना में रह चुका था, लेकिन आर्मी छोड़ने के बाद उन्होंने अपराध की दुनिया चुन ली और अब वो प्रोफेशनल बैंक लुटेरे बन चुके थे। गैंग का तीसरा सदस्य है डॉनी। डॉनी बाहर से देखने में एक साधारण बारटेंडर लगता है, लेकिन असल में वो गाड़ी चलाने में मास्टर है। इसी वजह से गैंग उसे अपने साथ रखती है। और चौथा सदस्य है बॉस्को, जिसकी एक गलती की वजह से पूरी चोरी खूनी नरसंहार में बदल गई थी। रे बॉस्को पर बुरी तरह गुस्सा हो जाता है और कहता है, आज कई लोग मारे गए और ये सब सिर्फ तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ है। माहौल इतना गर्म हो जाता है कि दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी रे बीच में आकर मामला शांत करता है और बॉस्को को वापस उस जगह भेजता है ताकि वो पता लगा सके कि पुलिस आखिर क्या कर रही है। सुबह होते ही कहानी फिर उसी डोनट शॉप पर पहुंचती है, लेकिन इस बार वहां आता है एक खतरनाक डिटेक्टिव जिसका नाम है निक। निक बाकी पुलिस वालों जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर ही साफ दिखता था कि वो कानून से ज्यादा लड़ाई पर भरोसा करता है। वो बड़ी बारीकी से पूरी क्राइम सीन को देखने लगता है। उसे पता चलता है कि रात में 4 पुलिस वाले और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स मारे गए थे। फिर वो पूछता है, ट्रक में आखिर था क्या? पुलिस वाले जवाब देते हैं, कुछ भी नहीं, ट्रक पूरी तरह खाली था। यह सुनकर निक गहरी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि कोई भी गैंग एक खाली ट्रक के लिए इतना खून खराबा नहीं करती। तभी निक को एहसास होता है कि ये लोग किसी बहुत बड़े प्लान की तैयारी कर रहे हैं। वो बाकी अफसरों से पूछता है कि क्या कोई फिंगरप्रिंट मिला, लेकिन जवाब मिलता है नहीं। जाते वक्त उन्होंने ब्लास्ट किया था जिससे सारे सबूत मिट गए। अब निक को पूरा यकीन हो जाता है कि ये कोई आम चोर नहीं, बल्कि बेहद ट्रेनिंग पाए हुए प्रोफेशनल लोग हैं। वो तुरंत सारे सीसीटीवी फुटेज मंगवाता है।
उसी दौरान बॉस को दूर खड़ा होकर पुलिस की तस्वीरें खींच रहा होता है और थोड़ी ही देर बाद वो सारी तस्वीरें रे के पास ले जाता है। तस्वीरों में निक को देखकर रे समझ जाता है कि अब मामला आसान नहीं रहने वाला। वो निक के बारे में जानकारी निकालता है और उसे पता चलता है कि निक अपने ही विभाग में बदनाम है। उसका स्वभाव बेहद हिंसक और जिद्दी है, लेकिन एक बात तय थी, आज तक उसने जिस केस को पकड़ा उसे सुलझाकर ही छोड़ा। असल में निक पुलिस की वर्दी में एक गुंडा था। दूसरी तरफ निक भी अपनी टीम के साथ बैठकर पुराने बैंक रॉबरी केस खंगाल रहा होता है। उसे पता चलता है कि पिछले कुछ महीनों में शहर में कई बड़ी चोरियां हुई हैं, लेकिन कहीं भी कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला। हर चोरी इतनी साफ सुथरी थी जैसे किसी मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया गया हो। निक कहता है, इन लोगों का निशाना, इनकी फायरिंग और इनकी प्लानिंग देखकर साफ लगता है कि ये लोग या तो आर्मी में थे या पुलिस में। इसके बाद वो अपनी टीम को आदेश देता है कि उन सभी लोगों की लिस्ट निकाली जाए जो पहले आर्मी में थे और जेल जा चुके हैं। तभी उनके सामने एक नाम आता है, रे, जो पहले मरीन फोर्स में था और कुछ समय पहले ही जेल से बाहर आया था। जब निक उसकी रिहाई की तारीख देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि जिस दिन रे जेल से बाहर आया उसी दिन से शहर में चोरियां शुरू हुई थी। अब निक को पूरा यकीन हो जाता है कि इसके पीछे रे और उसकी गैंग ही है। जल्दी ही उन्हें पता चलता है कि रे अक्सर एक आदमी से मिलता है जिसका नाम डॉनी है। डॉनी एक बारटेंडर है और शानदार ड्राइवर भी। निक फैसला करता है, अगर कोई टूटेगा तो यही टूटेगा। अगले दिन निक बार के बाहर डॉनी पर नजर रखता है। बार बंद होते ही वो उसका पीछा करता है और मौका मिलते ही उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब डॉनी की आंख खुलती है तो वो खुद को एक अजीब घर में पाता है। चारों तरफ निक और उसकी टीम शराब पी रही होती है, लड़कियां मौजूद होती हैं और पूरा माहौल किसी गैंगस्टर अड्डे जैसा लगता है। फिर अचानक सब लड़कियों को बाहर भेज दिया जाता है और निक डॉनी के सामने आकर बैठ जाता है। वो कहता है, अब सीधे सीधे बता, रे कौन है? शुरू में डॉनी कुछ नहीं बोलता, लेकिन फिर निक की टीम उसे बुरी तरह डराने लगती है। निक बंदूक निकालकर उसके सिर पर तान देता है और कहता है, अगर सच नहीं बोला तो यही खत्म कर दूंगा। डर के मारे डॉनी टूट जाता है। वो बताता है कि एक दिन मार्कस नाम का आदमी उसे बॉस्को के पास लेकर गया था और वहीं उसकी मुलाकात रे से हुई। रे ने उसकी ड्राइविंग देखी और तुरंत उसे अपनी गैंग में शामिल कर लिया। उसके बाद उन्होंने एक बैंक लूटा जिसमें डॉनी को बहुत पैसा मिला, लेकिन डॉनी ये भी कहता है कि उसे असली प्लान्स के बारे में कुछ नहीं पता। उसका काम सिर्फ गाड़ी चलाना होता है। निक पूछता है, अगली चोरी कहां होने वाली है? लेकिन डॉनी कहता है, मुझे सच में नहीं पता। वो लोग मुझे आखिरी समय पर बुलाते हैं। निक उसे जाने देता है, लेकिन चेतावनी देता है कि जैसे ही कोई जानकारी मिले वो तुरंत उन्हें बताए। दूसरी तरफ रे अपनी पूरी गैंग को लेकर शहर के सबसे सुरक्षित बैंक के बाहर पहुंचता है। वो कहता है, आज तक कोई इस बैंक को लूट नहीं पाया क्योंकि यहां घुसना लगभग नामुमकिन है। इसके बाद वो बैंक की पूरी सिक्योरिटी समझाने लगता है। आईडी स्कैन, फेस रिकॉग्निशन, पूरी दुनिया का क्रिमिनल डेटा, सब कुछ वहां मौजूद था। लेकिन फिर रे असली प्लान बताता है। वो कहता है कि बैंक में हर दिन पुराने नोट नष्ट किए जाते हैं। उन नोटों के नंबर सिस्टम से हटा दिए जाते हैं, यानी उसके बाद उनका कोई रिकॉर्ड नहीं बचता। हर रोज लगभग $30 मिलियन कचरे की तरह फेंक दिए जाते हैं और रे का प्लान था उसी कचरे को चुराने का। ये सुनकर पूरी गैंग दंग रह जाती है, क्योंकि अगर वो पैसे चुरा लिए जाए तो दुनिया में कोई भी उन्हें ट्रैक नहीं कर पाएगा। लेकिन सवाल था, अंदर कौन जाएगा? तभी सबकी नजर डॉनी पर जाती है, क्योंकि वही अकेला ऐसा इंसान था जिसका रिकॉर्ड अभी तक साफ था। अगले दिन डॉनी को एक कोरियर बॉय बनाकर बैंक के अंदर भेजा जाता है। वो नकली आईडी कार्ड की मदद से आसानी से अंदर घुस जाता है। एक पार्सल वो ऑफिस में देता है
और दूसरा चुपके से वॉशरूम में छुपा देता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, निक की टीम उसे देख लेती है। अब निक समझ जाता है कि ये लोग कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, लेकिन उसके पास अभी भी कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो सिर्फ एक ही काम कर सकता था, इंतजार। रात में निक सीधे उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां रे की पूरी गैंग डिनर कर रही होती है। वो अचानक डॉनी के पास जाकर कहता है, अरे हम तो जिम में मिले थे ना, तुम यहां क्या कर रहे हो? निक की ये चाल देखते ही गैंग के सारे लोग सतर्क हो जाते हैं। माहौल धीरे धीरे तनाव से भर जाता है। निक जानबूझकर सबको उकसाने लगता है और देखते ही देखते वहां लड़ाई जैसा माहौल बन जाता है। लेकिन फिर उसकी टीम उसे वापस ले जाती है। निक के जाते ही रे अपनी गैंग के साथ बैठता है। अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि पुलिस उन पर नजर रख रही है। रे गुस्से में डॉनी पर बंदूक तान देता है और पूछता है, सच सच बता, तूने पुलिस को क्या बताया? डॉनी डरते हुए सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि पुलिस उनके बारे में काफी कुछ जानती है और बस उनके गलती करने का इंतजार कर रही है। ये सुनने के बाद रे शांत होकर कहता है, जाकर पुलिस को बता दो कि हम फ्राइडे को चोरी करने वाले हैं और अब हमारा प्लान किसी भी कीमत पर नहीं बदलेगा। अब डॉनी गुस्से में निक के पास आता है और उससे कहता है, तुम्हारी वजह से मैं मरते मरते बचा हूं। उन लोगों को मुझ पर शक हो गया था और वो मुझे खत्म करने वाले थे। लेकिन डॉनी शांत रहते हुए कहता है, तुम गलत लोगों से उलझ चुके हो, क्योंकि वो लोग तुमसे भी ज्यादा खतरनाक हैं और इस फ्राइडे वो एक ऐसी चोरी करने वाले हैं जिसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये सुनकर निक तुरंत पूछता है, आखिर वो लोग चोरी कहां करने वाले हैं? डॉनी जवाब देता है, मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि वो लोग कभी भी अपनी पूरी प्लानिंग मुझे नहीं बताते। फ्राइडे को ही मुझे जगह का पता चलेगा और फिर मैं तुम्हें बता दूंगा। इतना कहकर डॉनी वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो एक नाइट बार में पहुंचता है जहां एक खूबसूरत लड़की उसके पास आकर डांस करने लगती है। कुछ देर बाद वो लड़की उसे अपने कमरे में ले जाती है। निक को पहले से शक था कि इस लड़की का ताल्लुक गैंग से है, इसलिए वो भी उसके करीब जाने लगता है। फिर वो लड़की निक को बता देती है कि गैंग अगली चोरी करने वाला है। ये सुनकर निक अंदर ही अंदर खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि वो उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ लेगा। लेकिन अगली सुबह जब निक वहां से बाहर निकल रहा होता है, तभी उसे एहसास होता है कि ये सब एक जाल था। असल में रे ने जानबूझकर अपनी गर्लफ्रेंड को निक के पास भेजा था ताकि वो उसे बैंक का नाम बता सके। दूसरी तरफ पूरा गैंग अपनी तैयारी शुरू कर देता है। सबको हथियार दिए जाते हैं और पहली बार डॉनी को भी एक बंदूक थमा दी जाती है। उधर निक भी अपनी पूरी टीम के साथ तैयार होकर बैंक की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस कुछ समझ पाती, गैंग बैंक के अंदर घुस चुका होता है और देखते ही देखते वो वहां मौजूद सभी लोगों को बंधक बना लेते हैं। सबके चेहरों पर मास्क लगा दिए जाते हैं ताकि पुलिस किसी को पहचान ना सके। इसके बाद गैंग का लीडर बैंक मैनेजर के पास जाता है और कहता है, पुलिस वालों को कॉल करो और उन्हें हमारी शर्तें बताओ। हमें एक खाली हेलीकॉप्टर चाहिए और साथ में $70 मिलियन। अगर पुलिस ने देर की तो हम एक एक करके लोगों को मारना शुरू कर देंगे। ये खबर सुनते ही पूरे इलाके में पुलिस की गाड़ियां भर जाती हैं। लेकिन निक ये सब देखकर भड़क उठता है। वो सीधे FBI टीम के पास पहुंचता है और गुस्से में कहता है, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? ये हमारा केस है और हम उन्हें पकड़ने ही वाले थे। तभी अंदर से गैंग पुलिस वालों को कॉल करता है और जैसे ही रे को पता चलता है कि बाहर FBI भी आ चुकी है, वो अपने आदमी से कहता है, एक बंधक को मार दो। उसका आदमी एक लड़की को अलग कमरे में ले जाता है और गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनते ही बाहर खड़े पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं और अब निक पहले से भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। पुलिस वाले कहते हैं कि हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसलिए दोनों तरफ बस इंतजार शुरू हो जाता है। तभी दूसरी तरफ हमें मैक दिखाई देता है, जिसने रिजर्व बैंक की सिक्योरिटी लाइन हैक कर ली होती है।
अब उसे पता चल जाता है कि वो सही समय आ चुका है, जब रिजर्व बैंक से पैसा ट्रांसफर होकर अंदर आने वाला है। यही वो पल था जिसका पूरी टीम इंतजार कर रही थी। इसलिए वो लोग बैंक मैनेजर को लेकर तिजोरी तक पहुंचते हैं और उससे वॉल्ट खुलवाते हैं। फिर अचानक वहां एक जोरदार धमाका होता है। बाहर खड़े सभी लोगों को लगता है कि गैंग ने तिजोरी उड़ा दी है। वो तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और अंदर घुस जाता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वहां मौजूद सभी बंधक जिंदा होते हैं। यहां तक कि वो लड़की भी सुरक्षित होती है, जिसे गोली मारने के लिए अंदर ले जाया गया था। तब निक को समझ आता है कि ये लोग किसी को मारना ही नहीं चाहते थे। ये सब सिर्फ पुलिस को भटकाने का खेल था। लेकिन तभी उन्हें एक बड़ा सा खाली होल दिखाई देता है और अब निक समझ जाता है कि असली गैंग इसके रास्ते निकल चुका है। अब उसे एहसास होता है कि उनका असली निशाना रिजर्व बैंक है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि गैंग ने FBI को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब दूसरी तरफ गैंग का ट्रक नकली कैश बॉक्स लेकर रिजर्व बैंक पहुंचता है, क्योंकि अंदर जाने का यही एक तरीका था। इसके बाद बैंक के कर्मचारी उन पैसों के बॉक्स को अंदर ले जाने लगते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उन्हीं बॉक्सों में छुपकर डॉनी भी अंदर पहुंच चुका है। वो चुपके से उस कमरे तक पहुंचता है जहां पैसों की गिनती होने वाली थी। तभी मैक पूरे बैंक की बिजली काट देता है और एक मशीन की मदद से सारे CCTV कैमरे बंद कर देता है। अब कंट्रोल रूम में उस कमरे की कोई भी फुटेज दिखाई नहीं दे रही थी। यही मौका देखकर डॉनी अपने बॉक्स से बाहर निकलता है और दूसरे बॉक्स से पैसे निकाल कर एक बैग में भरने लगता है। फिर वो उन पैसों को कचरे के डब्बों में फेंक देता है। कमाल की बात यह थी कि जिन पैसों को वो निकाल रहा था उनकी गिनती पहले ही हो चुकी थी, इसलिए अब कोई भी दोबारा उन्हें चेक नहीं करने वाला था। उधर कंट्रोल रूम वालों को शक हो जाता है कि कैमरे बंद क्यों हैं, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड्स को तुरंत वहां भेजा जाता है। लेकिन तब तक डॉनी करोड़ों डॉलर कचरे में छुपा चुका होता है। इसके बाद वो एयर कंडीशनिंग टनल के अंदर घुस जाता है। गार्ड्स वहां पहुंचते हैं और पैसे दोबारा गिनते हैं, लेकिन रकम बिल्कुल बराबर निकलती है। जितना पैसा बैंक में आना था उतना ही मौजूद था, इसलिए किसी को भी चोरी का जरा सा भी शक नहीं होता। उधर कचरे की गाड़ी उन पैसों को लेकर बाहर निकल जाती है। इसी बीच डॉनी टनल से बाहर आता है और अपने छोड़े हुए फूड बॉक्स को उठाकर एक डिलीवरी बॉय बन जाता है। फिर बड़ी चालाकी से वो बैंक के मेन गेट से बाहर निकल जाता है। अब बाहर 2 कचरे की गाड़ियां निकल रही होती है। एक गाड़ी में असली पैसा था, जबकि दूसरी में सिर्फ कचरा। लेकिन रे और उसकी गैंग गलत गाड़ी का पीछा करने लगती है। उन्हें लगता है कि उसी ट्रक में सारे पैसे हैं, जबकि असली पैसे वाला ट्रक तो दूसरी दिशा में जा चुका होता है। उधर निक की टीम डॉनी को पकड़ लेती है। उन्हें लगता है कि डॉनी ने सबको धोखा दिया है, लेकिन डॉनी सारी सच्चाई बता देता है और ये भी बता देता है कि बाकी लोग कहां मिलने वाले हैं। इसके बाद निक अपनी पूरी टीम लेकर वहां पहुंच जाता है। तभी गैंग ट्रैफिक में फंस जाता है और अचानक दोनों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। पूरा इलाका युद्ध का मैदान बन जाता है। चारों तरफ चीखें, गोलियों की आवाज और मौत का खेल शुरू हो जाता है। एक एक करके गैंग के लोग मारे जाने लगते हैं। सबसे पहले बॉस को मारा जाता है, फिर बाकी साथी भी खत्म हो जाते हैं। आखिर में निक गैंग के लीडर के सामने पहुंचता है। वो उससे बंदूक नीचे रखने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो हमला करने की कोशिश करता है, निक गोलियों की बौछार करके उसका खेल खत्म कर देता है। इसके बाद जब निक वापस कचरे वाली गाड़ी के पास आता है, तब उसे पता चलता है कि डॉनी गायब हो चुका है। और जब वो कचरे के डब्बों को खोलकर देखता है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां पैसे नहीं, सिर्फ कागज का चूरा होता है। अब निक समझ नहीं पाता कि कोई इंसान सिर्फ नकली कचरे के लिए अपनी जान कैसे दे सकता है। यहीं से वो असली सच पता लगाना शुरू करता है। वो वापस उसी बार में जाता है जहां डॉनी काम करता था, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि डॉनी नौकरी छोड़ चुका है। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ती है।
जिसमें डॉनी एक फुटबॉल टीम के साथ खड़ा होता है और उसी फोटो में निक मैक को भी पहचान लेता है। अब सारे राज खुलने लगते हैं। असल में इस पूरी चोरी का असली मास्टरमाइंड डॉनी ही था। वो रिजर्व बैंक के कर्मचारियों से दोस्ती करता, उन्हें शराब पिलाता और नशे की हालत में उनसे बैंक की सारी जानकारी निकलवा लेता था। फिर उसने जानबूझकर पुलिस को गलत सुराग दिए ताकि पुलिस बाकी गैंग को मार दे और वो अकेला सारे पैसे लेकर फरार हो जाए। उसने असली कचरे वाली गाड़ी पहले ही गायब करवा दी थी और सारे पैसे टायरों के अंदर छुपाकर दूसरे देश भिजवा दिए। उधर पूरा गैंग खत्म हो चुका था, लेकिन असली खिलाड़ी अब भी आजाद घूम रहा था। इसके बाद हम डॉनी को लंदन में देखते हैं, जहां वो एक बार फिर बारटेंडर बन चुका होता है, लेकिन इस बार उसका बार किसी आम जगह पर नहीं बल्कि डायमंड एक्सचेंज के ठीक सामने होता है। तभी वहां एक कर्मचारी अंदर आता है और डॉनी उसे अपनी तरफ से एक ड्रिंक ऑफर करता है और यही हमें समझ आ जाता है कि अब उसका अगला निशाना डायमंड एक्सचेंज है। और इसी के साथ ये जबरदस्त फिल्म खत्म हो जाती है। इस फिल्म से हमें ये सीख मिलती है कि असली खिलाड़ी वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, बल्कि वो होता है जो सबसे आगे सोचता है, क्योंकि दिमाग से खेला गया खेल हमेशा ताकत से जीते गए खेल से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आपको ऐसी ही माइंड ब्लोइंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर कहानी में छुपा होता है एक नया ट्विस्ट।